हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। सो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा ये 6 चैप्टर्स चालू है सुपरपोजिशन ऑफ वेव के। पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप जाके उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अदरवाइज ऊपर आई बटन भी आ रहा है, वहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, सो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अभी तक हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव जब पढ़ा था तो वहाँ पे क्या आता था, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब क्या होता है, 2 वेव्स अगर ट्रैवल हो रही है, ओके, वो एक वेव में मतलब मीडियम उसका एक ही रहेगा, मतलब वो मीडियम एक ही रहेगा, वेव मिल रही है बट किसी एक मीडियम्स में, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो अभी हमारा एम्पलीट्यूड मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेव मतलब उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, ये हमें पढ़ना है। तो अभी देखो, ये मैंने बोल दिया एक वेव हमारी ट्रैवल हो रही है, ये दूसरी वेव ट्रैवल हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे अगर ये मेन पोजीशन से कोई वेव हमारी ट्रैवल हो रही है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या रहेगा, y = a sin ओमेगा टी। ओके, अगर ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट उसका दूसरा क्या रहेगा, सपोज इसको मैं कंसिडर करती हूँ ये y1 है और ये a1 है। ओके, ये हमारी एक वेव है और दूसरी वेव के लिए क्या रहेगा, y2 = a2 sin ओमेगा टी। ओके, ये दूसरे वेव के लिए दूसरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहेगा। बट अगर ये कोई एक पार्टिकल के ऊपर मिल रही है तो उस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, कंसिडर 2 वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। हमें कंसिडर क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी सेम फ्रीक्वेंसी है बट एम्पलीट्यूड क्या होंगे, वो हमारे डिफरेंट एम्पलीट्यूड होंगे। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे मेरी एम्पलीट्यूड ये है, इतना मेरा सेकंड एम्पलीट्यूड है, ये थर्ड एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट होंगे। तो अभी मैं एक की बात कर रही हूँ, एक वेव के लिए। देखो फाई की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमने फाई कंसिडर किया है, मतलब हमारा एक इक्वेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का पहला इक्वेशन क्या बनेगा, देखो y1 = a1 sin ओमेगा टी। ओके, ये हमने पहली वेव के लिए इक्वेशन देखा है। अभी y2 हमारा दूसरा इक्वेशन, मतलब ये क्या होगा, a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने क्या बोला है, इस साइड हमारी फाई की वैल्यू जो 0 है बट इस साइड हमारी फाई की वैल्यू है, मतलब 1 कंसिडर करो या कुछ भी कंसिडर, मतलब इसलिए मैंने φ2 लिखा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 भी बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी बोला तो भी आपके लिए बता रही हूँ। अभी हमें y नेट निकालना है। y नेट मतलब एक टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है दोनों भी वेव्स के लिए। ये तो हमने पर्टिकुलर एक वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट बताया और ये दूसरी वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट बताया। तो अभी y नेट कैसे निकालेंगे, y नेट इसका वेक्टर, सो ये क्या होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। ये हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ओके, सो अभी दोनों की भी वैल्यू पुट करते हैं। सो देखो, y नेट = a1 sin ओमेगा टी प्लस क्या है y2 के लिए a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, सो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ। ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। सो देखो, फॉर्मूले ये पता होने चाहिए। ये हमने जब हमने ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा था तब भी ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। सो क्या है, sin a + b क्या होता है, sin a × cos b + cos a × sin b। ये हमें पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a + b का स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अगर माइनस रहता है तो यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट होता है। ओके, फिर क्या होगा, अगर ये a - b का स्क्वायर रहता है तो a² - 2ab + b² होता है। ओके, सो sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। ये हमने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा है। और ये भी मैंने जब आपको ऑसिलेशन चैप्टर में बताया था, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, cos π की वैल्यू होती है हमारी -1। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटेंसिटी की बात आने वाली है, इसलिए मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको बता दिया है। इंटेंसिटी हम I से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, 2π², ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, a² f² रो एंड v। ये डेंसिटी के लिए है, रो मतलब एक डेंसिटी, ये वॉल्यूम, और a मतलब है एम्पलीट्यूड। ओके, f मतलब होती है फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, सेम है, बट एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। ओके, सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। हमेशा याद रखो, इंटेंसिटी हमेशा प्रोपोर्शनल रहती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। अभी आप लोग सोचेंगे इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर कैसे डिपेंड रहती है, जब हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इंटेंसिटी कैसे डिपेंड रहती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। अभी जैसे देखो, इंटेंसिटी यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन निकालने के लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कही यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, मतलब इंटेंसिटी = a² होगा। ओके, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इसलिए बता दिए। अभी चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर।
सो मैंने जैसे y1 एंड y2 एक एक डिस्प्लेसमेंट लिया है, y नेट भी निकाल लिया, मतलब y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट कर दी। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो a साइन a प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हमें ये टर्म पे यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ये वाली साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब क्या है, यही फॉर्मूला है ना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, बस वही फॉर्मूला हम वहाँ पे पुट करते हैं। सो देखो वाई नेट इज इक्वल टू, ये टर्म जैसे वैसी रहेगी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 भी जैसे वैसे, सिर्फ हमें कौन से टर्म के लिए, सिर्फ इतने टर्म के लिए फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए मतलब क्या है यहाँ पे ओमेगा टी एंड फाइव मतलब क्या है, हमारी बी वाली टर्म है। तो देखो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, ये हुआ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ओके, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है सभी के ऊपर। अभी देखो ये हम इतने टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे साइन ओमेगा टी हमें कॉमन मिल रहा है, बट a1 एंड a2 तो अलग अलग है। तो मैं एक ब्रैकेट में मतलब y नेट हमें ऐसा लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू ये a1 प्लस a2, ओके, ये ब्रैकेट के बाहर का, ओके, ये cos फाइव और जो कॉमन निकाला है वो क्या है, साइन ओमेगा टी। गॉट इट माय पॉइंट, इतना समझ गया। बाकी टर्म जैसे वैसे रखते हैं, a2 ये मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में मतलब यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे मैं साइन लिख रही हूँ, बाद में मैं कॉस लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, साइन फाइव, ओके, ये क्या होगा फिर कॉस ओमेगा टी। इतना समझ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे क्या करना है, हमें इसके जगह पे मतलब जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसके जगह पे, ये जो टर्म है इसके जगह पे हमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, और ये जो a2 साइन है उसके जगह पे। तो देखो a2 साइन फाइव की जगह पे, मतलब इस टर्म की जगह पे हमें क्या लेना है, a साइन थीटा लेना है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 एंड 2 दिए हैं। सो a1 प्लस a2 क्या देती हूँ, कॉस फाइव, मतलब इस टर्म की जगह पे, होल टर्म की जगह पे मैं a कॉस थीटा पुट कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 4 देती हूँ। गॉट इट माय पॉइंट, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, इतने टर्म की जगह पे ये a साइन थीटा और इतने टर्म की जगह पे a कॉस थीटा हम पुट करते हैं। ओके, सो अभी देखो मैं पुट कर रही हूँ वो वैल्यू, तो क्या होगा, ये y इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या पुट करना है, a कॉस थीटा, मतलब a कॉस थीटा, ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी जैसे वैसे रहेगा, प्लस a2 साइन थीटा के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, a साइन थीटा इंटू क्या है बचा हुआ, कॉस ओमेगा टी। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब रीअरेंज मतलब यहाँ पे कॉस टर्म है, यहाँ पे साइन टर्म है, तो कॉस साइन मतलब पहले हम साइन कॉस मतलब एक फॉर्मूले के टाइप से बनाएंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो देखो मैं रीअरेंज कर रही हूँ सिर्फ फॉर्मूले को, ये क्या हुआ मेरा, a साइन ओमेगा टी, ये साइन जो टर्म है मैं इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ और इस साइड ले रही हूँ कॉस थीटा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, ये भी कॉस इधर साइड ला रही हूँ, तो कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। व्हाट इट माय पॉइंट, सिर्फ हमने रीअरेंज किया है उसको, बाकी कुछ नहीं किया। आपको आप ये देख पा रहे हो, ए कॉमन निकाला है। ओके, ए की टर्म जो है वो मैंने कॉमन निकाली है, बाकी टर्म है उसको रीअरेंज किया। अभी देखो ये आपको ये इतना जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला दिख रहा है सभी को। देखो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है। तो बस इसके जगह पे मैं साइन ए प्लस बी, मतलब ए क्या है हमारा, ओमेगा टी है, एंड बी मतलब क्या है, थीटा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, वाई नेट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, फाइव लिखो या अदरवाइज थीटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर एक तो फाइव कंसीडर किया है। ओके, तो फाइव भी कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज हमने फॉर्मूले के हिसाब से लेते हो तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे थीटा लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो। तो यही तो हमारा एक फाइनल इक्वेशन बन गया ना y का, क्योंकि हमें क्या निकालना था, एक पार्टिकल के ऊपर, मतलब एक जो ये दोनों वेव एक पार्टिकल को मिल रही है, तो इस पार्टिकल के ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेव। ओके, क्लियर हुआ इतना। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें ए मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा, देखो फॉर्मूला का एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, मतलब रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो देखो एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है।
उसको क्या करेंगे, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, मतलब ये इज इक्वल टू के टर्म के बाद की भी टर्म और ये आगे की भी टर्म, उसको हम स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों को भी ऐड करेंगे। सो देखो पहले हम इस साइड की स्क्वेयरिंग करते हैं। ओके, दोनों की भी, मतलब ये क्या होगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और ये क्या होगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि हमें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है इक्वेशन 3 एंड 4। तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, ये इतना समझ गया। अभी इज इक्वल टू के बाद की टर्म, मतलब ये वाली टर्म को हमें स्क्वेयरिंग कर रही हो, तो ये क्या होगा a2 स्क्वेयर, ये साइन स्क्वेयर फाइव और ये क्या होगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव, उसका ब्रैकेट का हम स्क्वेयर करेंगे। मतलब ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ होल ब्रैकेट का स्क्वेयर कर रहा है हमें। ओके, अभी देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वेयर थीटा एंड कॉस स्क्वेयर थीटा, ए स्क्वेयर तो हम कॉमन निकालेंगे। ओके, मैं ए स्क्वेयर यहाँ पे कॉमन निकाल रही हूँ, बट हमें दिख क्या रहा है, ये साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मतलब कुछ भी नहीं लिखती हूँ, मतलब 1 ए स्क्वेयर इंटू 1 क्या होता है, ए स्क्वेयर ही होगा। ओके, अभी इज इक्वल टू के बाद की टर्म देखेंगे, तो यहाँ पे मैं ये वाली जो टर्म है जैसे वैसे लिख रही हूँ, मतलब ये a2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव जैसे वैसे लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का स्क्वेयर, मतलब अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, a प्लस बी का स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता है। तो बस यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ओके, बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, टर्म क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी का स्क्वेयर। ओके, ए स्क्वायर मतलब हमारी हो गई a1 स्क्वायर और क्या है फिर 2ab, तो 2 मैंने लिख लिया, a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव हो गया। अभी देखो हम लोग रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, इसलिए मैं रीअरेंज कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब इसको मैं ए नेट भी लिख सकती हूँ क्योंकि ए नेट में मतलब टोटल वाली नेट होगी हमारी। सो देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये जो टर्म है ये मैं रीअरेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं इक्वेशन को रीअरेंज कर रही हूँ। तो ये a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ओके, ये टर्म मैंने जैसे वैसे लिख ली। अभी क्या कर रही हूँ, ये एक टर्म है हमारे पास, ये a2 की टर्म है, पहले हमने a1 की लिख ली। ओके, a2 की टर्म है, ये a2 की टर्म है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, मतलब ये हुआ a2, ये साइन वाली पहले, ओके साइन स्क्वेयर फाइव। ओके, ये वाली टर्म लिख ली। अभी मैं ये वाली टर्म लिख रही हूँ a2 वाली, a2 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव। ओके, दोनों भी टर्म सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है, सिर्फ ये वाले टर्म को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ये पूरी टर्म, और ये a1 मतलब ये साइन स्क्वेयर ये यहाँ पे लिख लिया और ये यहाँ पे लिख लिया। अभी हमें ए स्क्वेयर नेट मतलब ए स्क्वेयर नेट हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, ये क्या होगा अभी बताया था, ये ए स्क्वेयर। ओके, ये ए स्क्वेयर मैंने यहाँ पे मतलब कॉमन निकाला है। ओके, यहाँ पे a1 स्क्वायर जैसे है वैसे, फिर ये टर्म मैं जैसे वैसे है वैसे ही लिख रही हूँ, 2a1 a2, ये क्या है cos फाइव। ओके, ये जैसे है वैसे टर्म लिख ली है, ये cos फाइव हो गई हमारी। फिर क्या निकला है, यहाँ से मैं a2 स्क्वायर ये a2 स्क्वायर कॉमन निकालती हूँ, बट ये साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह पे मैं ओनली ये a2 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके, ये इतनी टर्म तो हमारी 1 ही है। अभी हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये क्या होगा, ए नेट इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में चली जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2, ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो ये हमने निकाला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर दिया। पहले केस में हमने क्या किया था, देखो कंसीडर अ टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, हमने एक y1 का रिलेशन एक y2 का हमने y नेट निकाला, उसको रीअरेंज करके फॉर्मूला निकाला, उसमें दो वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने y की वैल्यू मतलब एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, दो वेव्स का एक पॉइंट पर जो दो वेव मिल रही है उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। फिर हमें क्या निकालना था, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने क्या किया, दो मतलब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया। पहले स्क्वेयरिंग किया उसका, फिर एडिंग किया, दोनों को भी ऐड किया और सॉल्व करते गए, रीअरेंज किया और हमें ए नेट मिल गया, मतलब एम्पलीट्यूड हमें फाइंड हो गया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2। ओके, अभी देखते हैं उसके कुछ स्पेशल केसेस। सो केस 1 क्या है, जब हमारी फाई की वैल्यू 0,
हमने फेज डिफरेंस पढ़ा था। पहला एक डिफरेंस हमारा फेज डिफरेंस 0 था एंड सेकंड वाला फेज डिफरेंस हमारा फाई था। अगर हम 0 लेते हैं फाई की वैल्यू तो कॉस 0 कितना होता, 1 होता। तो ये फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, मतलब ए नेट इज इक्वल कॉस फाई, फाई की तो वैल्यू 0 है, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये इतनी टर्म 1, मतलब जैसे वैसे ए नेट हमें कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये cos 0 मतलब 1 है तो ये वैसे ही रहेगा, ये a2। बट ये जो आपको टर्म दिख रही है वो कौन सा फॉर्मूला है ना, एक अभी जो मैंने बताया था ए स्क्वायर वाला, तो ये फॉर्मूला मैंने देखो, ये फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमें यही दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख सकती हूँ, मतलब ए नेट इज इक्वल टू ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, मतलब ए मैक्सिमम हमने पढ़ा था, एक मैक्सिमम के लिए निकलता है, मतलब फाई की जो वैल्यू 0 रहती है तब हमें एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम मिलता है, और फाई की वैल्यू जब हम पाए देखते हैं तो हमें एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम मिलता है। ओके, सो ये क्या होगा, a1 मतलब ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर रही हो तो a1 इंटू a2, मतलब a मैक्स हमें कितना मिलेगा, a1 प्लस a2 मिलेगा। अगर मैं a की जगह पे ए पुट कर रही हूँ, मतलब a1 की जगह पे और a2 की जगह पे ए पुट कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, a मैक्स इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। ओके, समझ गए, ये 2a कैसे आ गया, इसके जगह पे भी मैं a पुट कर रही हूँ, इसके जगह पे भी a पुट कर रही हूँ, तो a कितना होगा, 2a हो जाएगा ना। तो a मैक्स के लिए हमारे पास इक्वेशन है a1 प्लस a2। ओके, अभी केस 2 देखते हैं। केस 2 मैंने अभी बताया था क्या है, वेन फाई के जगह पे हम पाई पुट करते हैं तो कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। और एक बात याद रखो कि कॉस की जो वैल्यू है, ओके, कॉस थीटा की या कॉस की भी बोल सकते हो, वो 1 से लेके -1 तक ही रहती है। ओके, 1 से लेके -1, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, ये 1 है और ये -1 है। ओके, सो आप लॉग टेबल्स में भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे फिर से अभी मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, यहाँ पे वही फॉर्मूला लेगा, यहाँ पे कॉस फाई के जगह पे मैं पाई पुट कर रही हूँ। कॉस पाई कितना होता है, -1, मतलब ये जो टर्म है हमारी -1 में आ जाएगी। अभी देखो ये प्लस के लिए ये फॉर्मूला था, तो माइनस के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा ना। ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। जो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं, ये माइनस के स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। तो अभी देखो, अगर मैं a के जगह पे a1 प्लस a2 पुट करती हूँ, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, ओके, दोनों को भी जगह पे a पुट करती हूँ, तो a माइनस a1 माइनस a2 क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा ना। तो ये कैंसिल होता है तो ये 0, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम का 0 आंसर मिलेगा। तो आप ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू a1 प्लस माइनस a2। ओके, a1 माइनस a2, ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट। सो ये केस 1 एंड केस 2 भी आपको याद रखनी है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, वेन फाई इज इक्वल टू 0, मतलब अगर फेज, मतलब फाई फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, फाई होता है ना। फाई अगर हमारा 0 रहता है तो हमारे लिए एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम क्या रहता है, a1 प्लस a2 रहता है। अगर फाई हमारा पाई रहता है तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या निकलता है, a1 माइनस a2 निकलता है। ओके, ये इतना आपको याद रखना है मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। अभी देखो हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी के लिए। ओके, देखो इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल रहती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रहता है उसको। सो देखो मैंने जब फॉर्मूले आपको बताए थे तभी बताया था, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर एंड रो एंड वी। रो मतलब डेंसिटी, v मतलब वॉल्यूम, f मतलब फ्रीक्वेंसी, a मतलब एम्पलीट्यूड, ये 2 पाई कांस्टेंट रहता है। सो I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इसी को हमने थ्योरेटिकली लिखा है। इंटेंसिटी के लिए I लिखते हैं, वेव ऑफ द प्रोपोर्शनल का साइन लिखा है टू द स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, गॉट इट इतना। तो अभी देखो मैंने बोला था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अगर मैं साउंड वेव की बात करती हूँ, जितना अगर जैसे हमारी ये साउंड की एक वेव जा रही है, ओके, ये एक वेव ट्रैवल कर रही है, जितना हमारा एम्पलीट्यूड होगा उतनी हमारी क्या होगी, मतलब उतना हमारे क्लियर वॉइस आएगा। जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरी एम्पलीट्यूड मेरे वॉइस का एकदम क्लियर है, इसलिए आपको क्लियरली वॉइस आ रही है। अगर जितना एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी कम रहेगी उतना एम्पलीट्यूड भी कम रहेगा। ओके, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अटैच है। ओके, तो जैसे मैं एक वेव, यहाँ पे देखो कल भी हमने एक क्रस्ट एंड ट्रफ के बारे में पढ़ा था। ये क्रस्ट वेव है और ये क्रस्ट वाली ऐसी रहती है और टॉट वाली ऐसी वेव रहती है। तो अगर क्रस्ट मेरी यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्रस्ट मिल रही है, तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना बड़ा एम्पलीट्यूड बनता है ना। ओके, सो सेम एज वही है
कि अगर जितनी हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है उतना एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा रहता है, जितनी इंटेंसिटी कम रहती है उतना एम्पलीट्यूड कम रहता है। तो देखो व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो, जब फाई की वैल्यू अगर जीरो रहती है मतलब इंटेंसिटी क्या आ गई, मैक्सिमम। ये पता होना चाहिए, अगर फाई जीरो रहता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, फाई अभी मिनिमम रहता है तो इंटेंसिटी मतलब फाई क्या रहेगा तब पाई रहेगा। ओके, ये इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी तब, और ये इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब फाई की वैल्यू जीरो रहेगी। तो ये क्या रहेगा, a1 प्लस a2 का स्क्वायर। ओके, ये a1 प्लस a2 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ। और मिनिमम के लिए क्या रहेगा, a1 माइनस a2। ओके, इसका स्क्वायर। अभी हमने ये इक्वेशन फाइंड किए थे, बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इंटेंसिटी के लिए। ओके, गॉट इट माय पॉइंट, इतना समझ गया। अभी आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 6.1। The displacement of the two sinusoidal wave proportional to the string are given by the following equation। मतलब एक y1 and y2 दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, और where x and y is the centimeter and t is the second। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो a एंड b हमें कैलकुलेट करना है। a है कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, फाई हमें यहाँ पे निकालना है। उसके बाद टू वेव्स ऑफ द पॉइंट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया, t इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया। सो बी क्या निकालना है, व्हेन देयर द टू वेव्स इंटरफेस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब इंटेंसिटी निकालनी है हमें मिनिमम वाली और एक इंटेंसिटी निकालनी है मैक्सिमम वाली। ओके, ये दोनों हमें फाइंड करना है और यहाँ पे फाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। एक दो डिस्प्लेसमेंट दिए y1 एंड y2। तो देखो ये इतना मतलब होता है हमारा एम्पलीट्यूड, ये होता है k, और यहाँ पे तो x है, ये होता है ओमेगा की वैल्यू और ये t की वैल्यू। तो जैसे हम ये सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि गिवन मैंने पहले लिख लिया है। गिवन क्या है हमारे पास, एक y1 एंड y2 की वैल्यू है 4 sin 20x माइनस 30t एंड y2 है 4 sin 25x माइनस 40t। तो मैंने अभी जैसे बताया ये हुआ एक एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड देखो दोनों का भी सेम ही है, 4 sin 4 sin। ओके, ये हुई हमारी k की टर्म, मतलब k यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे 25 दिया है, ये हुई हमारी ओमेगा की टर्म। ओके, ये हमने फॉर्मूला देखा था y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ओके, तो ये k की वैल्यू मतलब 20 है, ओमेगा की वैल्यू 30 है और a कितना है 4 है। तो ये हम देखेंगे आगे आगे जैसे कैसे फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक फाई की वैल्यू निकालनी है, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम। x की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, t दिया हमें 2 सेकेंड। सो देखो पहले हम निकालेंगे फेज डिफरेंस, निकालेंगे a वाली टर्म। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू 4 sin 20x माइनस 30t। ओके, ये ऑलरेडी हमें एक y1 वाला इक्वेशन दिया है, ये वाला इक्वेशन। अभी इसको यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये y1 इज इक्वल टू 4 साइन, यहाँ पे x की भी वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर और t की भी वैल्यू दी है 2। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ ये 20 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 2। ओके, तो इसको सॉल्व करती हूँ, ये y1 इज इक्वल टू ये 4 साइन 100 माइनस 60। ओके, ये y1 इज इक्वल टू 4 साइन 40 आता है, ये 40 बच गए, 100 में से 60 गए तो 40 हमारा एक y1 आता है। ओके, बस इसको कैलकुलेट नहीं करना, इतना ही रखना है। अभी y2 देखेंगे, y2 हमारे पास है 4 साइन 25x माइनस 40t। ओके, y2 इज इक्वल टू 4 साइन 25x, x की वैल्यू कितनी है 5, मतलब ये 25 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 2। इसको y2 इज इक्वल टू ये 4 साइन 25 इंटू 5 कितना होता है 125 माइनस 80। ओके, ये 125 में से 80 अगर माइनस करते हो तो y2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 साइन ये हुआ 45। ओके, मतलब ये एक 40 वाला मिला और ये एक इक्वेशन हमें मिला। तो हम मतलब फेज डिफरेंस, डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब माइनस आएगा। ये 45 में से 40 माइनस करते तो हमें फाई कितना मिलेगा, 5 रेडियन इतना मिलेगा। इसका यूनिट जो है वो रेडियन में लिखना है। तो फाई हमने कैलकुलेट कर दिया, मतलब फेज डिफरेंस आ गया हमारा 5 रेडियन। ओके, ये पहली टर्म हमने निकाली। अभी इंटेंसिटी मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए निकालेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले इंटेंसिटी मिनिमम के लिए एक फॉर्मूला देखा था एंड मैक्सिमम के लिए एक फॉर्मूला देखा था। ओके, बस उसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो इंटेंसिटी मिनिमम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, a1 प्लस a2 स्क्वायर, और मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए दोनों भी फॉर्मूलेज दिए हैं, बस उसको पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अभी देखो इंटेंसिटी क्या बोला है वहाँ पे, आपके टेक्स्ट बुक में अगर प्रॉब्लम आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या दिया है, द टू वेव्स दिया है, टू वेव्स इंटरफेस। टू वेव्स मतलब अगर ये वेव्स, अगर एक वेव ऐसे पास होके जा रही है, ओके, इसकी अगर इंटेंसिटी पूछिए, ये इतनी है हमारी 2 है, तो दूसरी वेव की क्या रहेगी, एक वेव की 2 है तो दूसरी वेव की क्या रहेगी 2, मतलब ये इंटेंसिटी जो है एक की वैल्यू जो है वो 4 रहेगी। ओके, तो देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम निकाल रही हूँ, v इज इक्वल टू इंटेंसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला
है A1 प्लस A2 का स्क्वायर। ओके, तो A1 क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और A2 क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पे दो वेव की बात हो रही है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 एंड A2, मतलब ये 4 प्लस 4, डायरेक्टली इसका मतलब स्क्वायरिंग मत करो, ब्रैकेट का स्क्वायर करो, मतलब 8 स्क्वायर मतलब 64। ये मैक्सिमम निकल गई हमारी। अभी मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम क्या रहेगी, A1 माइनस A2 का ब्रैकेट का स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम इज इक्वल टू A1 कितना है 4 माइनस 4, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ओके, मतलब मिनिमम भी निकाल ली, मैक्सिमम भी निकाल ली, और हमें फाई की भी वैल्यू निकालनी थी। ये हमारे था एक न्यूमेरिकल। ओके, सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स देखते हैं 6.2 वाला। सो देखो 6.2 वाला, the progressive wave travels on the straight string. A particle on the string is 4.0 ms to move from the mean position to one of the extreme position. मतलब पार्टिकल जो है वो एक मीन पोजीशन से निकल के एक्सट्रीम पोजीशन पर और जा रहा है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग होता है वो कंस्ट्रक्ट करते हुए जा रही है, मतलब एक के दोबारा से बनते जा रही है। ओके, मतलब अगर मीन पोजीशन से कोई वेव निकलती है तो फिर से एक्सट्रीम, फिर से मीन, फिर से एक्सट्रीम, ऐसे बनती जाएगी। मतलब कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग दोबारा से बनना। ओके, सो इज 2.0 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। हमें 3 फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हमारा n, ओके, वेवलेंथ होता है लैम्बडा, एंड स्पीड मतलब होता है वेलोसिटी। ये हमें तीनों भी फाइंड करना है। हमें एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है और स्पीड भी फाइंड करनी है। तो देखो एक मैंने वेव निकाली है। अगर ये वेव मेरी इतनी टाइम पर जाती है, इतने टाइम पर मतलब मीन पोजीशन से निकल कर यहाँ तक अगर पहुँचती है, तो उसके लिए 4 माइक्रो मिनट दिया है, तो 10⁻³ होता है। ओके, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर के लिए। तो ये अगर यहाँ तक आती है तो 4 दिया है, अगर ये यहाँ तक आती है तो फिर से 4 होता है, मतलब ये यहाँ तक आएगी फिर से 4, मतलब ये 4 हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर करती जाएगी। मतलब इसके लिए मैं टाइम लिख सकती हूँ 16 ms इतना। ओके, 16 ms इतना अगर मैंने टाइम लिख लिया, तो ये मिनट्स मिली सेकेंड में अगर रहता है तो 10⁻³ से करता है। तो ये t इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड का सेकेंड में कर दिया। अभी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है पहली। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, n से डिनोट करते हैं, तो क्या है उसका फॉर्मूला 1/t। तो t तो अभी हमने निकाला, तो ये n इज इक्वल टू 1/16 इंटू 10⁻³ ओके, अगर ये -3 ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाय 16, ओके, 16 इंटू ये होगा 10⁻³ हो जाएगा। ओके, ये माइनस नहीं, ये ऊपर लेके गए हम, माइनस का प्लस हो गया। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये 10⁻³ मतलब कितना है 1230 और ये 16 है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो n इज इक्वल टू क्या होगा 62.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, हर्ट्ज होता है। ओके, अभी सेकंड हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी तो अभी हमने निकाल ली, और स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए हमें वेवलेंथ चाहिए, तो इससे पहले हम वेवलेंथ निकालेंगे। तो देखो बी वाला वेवलेंथ के लिए करते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखो एक मैंने डायग्राम निकाली है, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ उसका टाइम। अगर वेव हमारी यहाँ तक कवर करती है तो 2 सेंटीमीटर होता है, यहाँ तक करती है तो 2 सेंटीमीटर, मतलब क्रस्ट एंड टफ करता है, तो ये क्रस्ट 2 सेंटीमीटर रहेगा, टफ हमारा 2 सेंटीमीटर रहेगा। टोटल वेवलेंथ क्या होगी हमारी, 2 + 2 कितना होगा 4 होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर का अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये क्या होगा 0.04 मीटर हो जाएगा। ओके, अभी हमें स्पीड निकालनी है, सी वाली है स्पीड। स्पीड हम किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी बोलो, v से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ वेव निकालना है, तो n इंटू लैम्बडा, n मतलब फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। ओके, तो दोनों भी वैल्यू है, ये 62.5 इंटू लैम्बडा कितना है हमारे पास 0.04, तो हमें v मतलब स्पीड क्या मिलेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड, इतनी हमें स्पीड मिलेगी। ओके, पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।